लाइक कर देना। ये थोड़ा सा फाइट कर दो। हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी जी? स्टडी पॉइंट बिल्कुल आप सभी आ गए। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों सभी को। आपको बेटा ट्राई कर रही हूँ मैं बिल्कुल आपका पूरा हिंदी का सिलेबस करवाने का। नो डाउट हम भी चाहते हैं आप सभी के सिलेक्शन हो, आप अपने लक्ष्य में सफल हों। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है हमारी मैराथन क्लास है आज मेथड की, और कोशिश है जैसी एक क्लास पीछे हो गई थी, एक ये और एक और आ जाएगी, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं मेरी कोशिश है कि लगभग आपके पूरे मेथड्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है? गहन अध्ययन प्रणाली, अधूरी कहानी पूरी करो, चित्र प्रदर्शन विधि, इनमें से कोई नहीं। ये है आपका पहला प्रश्न। सोच समझ करके आप मुझे जवाब देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, देखिए जरा। गुड, बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया। पहली बोल्ड पर सिक्सर मारा है। गुड, कर क्लीन बोल्ड हो रहे थे, समय की बात है। सी आपका आंसर। चलिए समझते हैं। पूछा है कहानी शिक्षण की कौन सी विधि है जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5। बच्चों कई बच्चे कहते हैं ये तो प्राइमरी का है क्वेश्चन, प्राइमरी और उच्च प्राथमिक क्या करेगा? वो आपको दोनों में से पूछेगा, आपको एक आंसर देना ही देना है। यहाँ अगर बात करें गहन अध्ययन प्रणाली, इसमें तो बच्चा डीपली हर चीज का गहन अध्ययन करता है, तो ये तो इसके अंतर्गत है नहीं।
अधूरी कहानी पूरी करो, ये भी मनोवैज्ञानिक, और चित्र प्रदर्शन विधि, ये भी मनोवैज्ञानिक, दोनों प्राथमिक स्तर के लिए। लेकिन अगर बात करें चित्र प्रदर्शन प्रणाली प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयोगी है। बच्चे के सामने चित्र लेकर आ सकते हैं 3-4, जैसे आपने देखा हो एक चित्र जिसमें एक कौवा है, एक घड़े पर बैठा हुआ है, सोच रहा है, उसमें बहुत थोड़ा पानी है। दूसरे चित्र में आप देखते हैं कि जो कौवा है वो घड़े के अंतर्गत पानी में कंकड़ डाल रहा है, और जो कौवा है वो मतलब ला करके कंकड़ डाल रहा है। तीसरे में देख रहे हैं कौवा घड़े पर बैठ करके क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, और चौथे में वो उड़ गया है। ठीक है, तो यानी अगर बात करें तो चित्र प्रदर्शन विधि ये इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। अब मैंने आप सबका नाम ले लिया, मेरे प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थी जिनका भी जो भी नाम है, रामू, शामू, कालू, धोलू, है ना, सभी का नाम जी। आगे पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? हेरोलिकर, डगलस, लेस, हालक्वेस्ट। ये आपके ऑप्शंस हैं जी। बेटा बिल्कुल कोशिश कर रही हूं कि आप सफल हो जाएं और हम जीत जाएं। बिल्कुल बेटा, मैं सभी का नाम नहीं ले सकती, आप सभी को ही तो पता है। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा। हाँ, बंदर वाली कहानी भी हो सकती है। उस बार आंसर बहुत चेंज आ रहे हैं। ए, बी, सी। जी आंसर कोई एक, क्योंकि परिभाषा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि आंसर चेंज तो होगा ही होगा। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और डी भी आया है जी। बी, डी कम का आया है, बी का नाम ज्यादा आया है इसके अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक वाले के अंतर्गत। जल्दी जल्दी। मेरे हिसाब से लगभग बच्चों का गड़बड़ हुआ है। आंसर है डी। और इस परिभाषा को आप बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। बहुत बच्चे डगलस बता रहे हैं, डगलस नहीं है, डी है, हॉलक्वेस्ट। ये परिभाषा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप, ये सभी। हाँ, नाम याद नहीं होंगे बिल्कुल बेटा, कुछ को आपको ध्यान रख लेना है, बहुत सोच समझ के जवाब देना है आप लोगों को। और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सी, डी, चलिए बात कर लेते हैं। दो आंसर आ रहे हैं, एक कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। ये दो आंसर बता रहे हैं। चलिए जरा हम लोग बात कर लें इसके अंतर्गत। ये पूछ रहे हैं भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है। देखिए, भाषा का प्रवाह जानना है और अभिव्यक्ति कौशल। आप लोगों को पता होगा इसके अंतर्गत अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत दो रूप आते हैं, राइट। एक सुनना आता है, एक बोलना आपके
अभिव्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, यहाँ बात कर रही हूँ कौशल के अंतर्गत। एक ध्वनि पक्ष और एक लिखित पक्ष, ध्वनि में सुनना और बोलना, जिसमें अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत सुनना जो है वो ग्रहण पक्ष है और अभिव्यक्ति पक्ष क्या है, बोलना। तो बोल करके बच्चा क्या करता है, एक तो अभिव्यक्ति करता है, और उधर बात करें तो लिख करके अभिव्यक्ति करता है। तो आप लोग यहाँ दो जगह जा सकते हैं, राइट, और इसलिए शायद आपने ये सभी चुना हो। लेकिन आप यहाँ पर देखिए भाषा के प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो मौखिक वार्तालाप, क्योंकि हमें उससे बच्चे का ये पता चल जाएगा कि बच्चा जो उच्चारण करता है वो कैसे, उसका भाषा पर अधिकार कैसा है, उच्चारण शुद्ध है या नहीं है। तो ये सारा हमें मौखिक वार्तालाप से क्या होगा, पता चलेगा। तो प्रवाह आता है ना, प्रवाह का अर्थ होता है गति, गति यानी बोलना, और बोलने के साथ ही कौन सा आ जाता है, मौखिक वार्तालाप। तो जो बच्चे सी बोल रहे हैं, बहुत बच्चों ने दिया, उनका आंसर सही है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, मैं पहले करेक्शन कर दूं। ये डिग्री है, इन्होंने ये डिग्री हटा करके गड़बड़ कर दिया। अध्यापक शामपट पर लिखते समय कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। ये चार ऑप्शन है आपके, देख लो। गुड, आंसर आपके आने शुरू हो चुके हैं। ए आप बता चुके हैं इसमें, और बी भी बता चुके हैं। ए और बी, चलिए बात करते हैं। मुझे पता है ये प्रश्न है ना, है बहुत सरल, लेकिन मैं जब भी पढ़ाती हूँ हमेशा मुझे आंसर्स अलग अलग मिलते हैं क्लासेस में, इसलिए प्रश्न सरल होते हुए भी गड़बड़ है। कई बच्चे कहते हैं 60 डिग्री, नहीं 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री पर तो पेंसिल जो है वो तर्जनी उंगली से कोण बनाती है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। अगर हम बात करें, आपको पढ़ाया भी होगा बीएड और एसटीसी के दौरान कि जब शिक्षक लिख रहा है तो लिखते समय उसकी सिचुएशन या स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए, और ऐसे क्योंकि उस पर बच्चों का ध्यान रहे। अगर आप 90 डिग्री बोलते हैं तो 90 डिग्री तो ये हो गया, तो ऐसे बच्चा लिखेगा कैसे, मतलब शिक्षक लिखेगा कैसे, यानी उसकी आधी, 90 से हाफ, आधी पीठ होनी चाहिए छात्रों की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा क्या, 45 डिग्री। एक नंबर, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है। पांचवा प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण होता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। बताइए आंसर फटाफट। जिनका जन्मदिन है पुचकी, वाह बहुत अच्छा नाम है, तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको आपके जन्मोत्सव की, हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल भगवान आपको आपके लक्ष्य में सफलता दे, दो जो भी सकारात्मक लक्ष्य हैं उनमें, नकारात्मक में नहीं। दो उत्तर बता रहे हैं आप मुझे, ए और सी। जी अगर हम लोग बात करें ए और सी, दो आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। ये क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा कथन असत्य है। अब आंसर बताओ, अब आंसर क्या देते हैं। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कौन सा कथन असत्य है। कमाल ये है आप फिर भी आंसर्स तो दे रहे हैं,
मैं तो सिर्फ चेक कर रही हूं आपको। अब आपसे पूछ लिया कौन सा कथन असत्य, तो असत्य में आप एक क्या चुनेंगे? जल्दी से असत्य बताना है आप। मैंने सत्य हटा दिया, अब असत्य कर दिया। असत्य का आंसर बी और सी और ए। वापस से अब तीनों आ गए, ए बी सी डी भी आ गया। इसका मतलब बच्चों आप जब जवाब दे रहे हैं तो ध्यान नहीं रखा आप लोगों ने। जरा यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट था, मैंने बाद में चेक किया, फिर मैं कि एक बार आंसर आने दो। ये था कौन सा कथन असत्य है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन निष्पक्ष होता है, बिल्कुल सही है, ए आंसर आपका यहाँ पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का गुण होता है। कई बच्चों को लगता है नहीं, व्यापकता का गुण तो निबंधात्मक प्रश्नों में होता है। नहीं बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न में तो बच्चा केवल उतना याद करेगा विषय वस्तु को जितना उत्तर है। वस्तुनिष्ठ में हर लाइन के अंदर क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब बच्चा पूरा का पूरा पढ़ेगा, और जब वो पूरा का पूरा पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें किसका गुण हो गया? व्यापकता का गुण है। जैसे आप लोगों के पेपर होंगे तो आप सारी विषय वस्तु पढ़ोगे, तो व्यापकता का गुण होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा बिल्कुल स्मृति की परख की जाती है, तो ये भी सही है। ये गड़बड़ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां जानी जा सकती है। नहीं, भाषा पर अधिकार है या नहीं है, लिखित रूप से सृजनात्मक रूप कितना प्रयोगशाली उसका सही है, ये निबंधात्मक प्रश्नों से पता चलेगा। तो इसका मतलब कथन असत्य ये था, बाकी तीनों कथन क्या थे? सही थे। मूल्यांकन का प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, 100% एक क्वेश्चन मूल्यांकन से आएगा। पुस्तक के आंतरिक पक्ष में क्या नहीं आता? पाठ्य सामग्री की भाषा, रोचकता, आवरण पृष्ठ, व्यवहारिकता। जरा फटाफट जवाब दे दो आप मुझे। आंतरिक पक्ष, मैथ साइंस वाली टेस्ट सीरीज, हाँ वो उस पर हो रही है। और वीडियो शेयर कर दो फटाफट, आंसर आना शुरू हो गया है। सी, ए, चलिए बात करते हैं। आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर रहा इस बार आपका। आंतरिक पक्ष, पुस्तक के दो पक्ष होते हैं, एक बाह्य पक्ष होता है और एक कौन सा होता है? आंतरिक पक्ष। अगर मैं बाह्य पक्ष की बात करूं इसके अंतर्गत, तो जो आवरण होता है, शुरुआत, पुस्तक का नाम वगैरह, शीर्षक वगैरह होता है, वो तो सब बाह्य है। आंतरिक पुस्तक के अंदर की विषय वस्तु, अगर हम लोग बात करें यानी उसकी भाषा, चैप्टर्स की, रोचकता, उसमें चित्र वगैरह कैसे हैं, कैसी विषय सामग्री है, तो आंतरिक है। व्यवहारिकता, जो ज्ञान बच्चे को मिलेगा, बच्चा उसे दैनिक जीवन में व्यवहार ले पाएगा, तो वो भी वहीं से है। आवरण पृष्ठ, आवरण पृष्ठ कौन सा है? बाह्य पक्ष है। इसका मतलब ये इसका आंसर है, ये आंतरिक के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखो बच्चों, कौन सा कथन असत्य है? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल है। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा पर बल दिया। किंडरगार्टन विधि माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इनके अनुसार पहले बालक को आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए, जो खेल द्वारा संभव है। फटाफट आंसर दे दो। वैसे तो मेरे हिसाब से आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा। जय श्री श्याम बेटा। हाँ, पूरी ही ये मैराथन शिक्षण विधियों की है बेटा। बिल्कुल वीडियो शेयर तो करना ही है,
सभी तक पहुंच जाए। अकेले ही पास होना चाहते हो क्या? आंसर बता रहे हैं आप सी। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर, गुड। अब एक साथ इन प्रश्नों को लाने का ऐसा एक ही रीजन है कि कम क्वेश्चनों में भी आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्लियर हो जाएं। दिख एक रहा होगा लेकिन आपको 4 ऑप्शंस यहाँ क्लियर है, यानी 4 प्रश्न। पहली चीज, इसका मतलब किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता है शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल। तो एक क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे, ये दूसरा। और इसमें खेल द्वारा क्या दी जाती है? शिक्षा, ये तीसरा। और इसमें पहले बालक को आत्म प्रकाशन, यानी ये पता करते हैं कि बच्चे का रुझान है किसकी ओर, उसका पता हो जाता है। और अब ये गड़बड़ है क्योंकि ये बच्चों के लिए खेल है, खेल तो प्राथमिक स्तर के लिए, तो असत्य कथन ये है, तो माध्यमिक की बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? से। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली। ये 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए। अशोक यादव जी, डर लगता है, एग्जाम का डर सभी को ही होता है। जिंदगी के हर क्षेत्र में ही इम्तिहान है। पूर्ण शिद्दत से अगर एग्जाम देते हैं तो पास हो जाते हैं, बस ये चीज ध्यान रखनी है। फेलियर ही आगे सफल होते हैं, मैं इतना मानती हूँ। बी डी आंसर ये। और बच्चों, आपको डरना है भी नहीं। क्यों डरना है? अपने पढ़ाई की आगे की ओर जाएंगे, बस दैट्स ऑल। ए बी डी बहुत आंसर्स आ गए हैं, यानी ये हमारा क्लियर नहीं हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 वाली बात आ गई। कविता की श्रेष्ठ विधि पूछ ली है, कौन सी है? अब आंसर अलग अलग आया हुआ क्वेश्चन है उसमें सी टेट में। ये मैं सबसे पहले बताऊं, एक प्रश्नोत्तर, एक तुलना, एक समीक्षा, एक अर्थबोध। चलो, ये अमनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आंसर में अमनोवैज्ञानिक नहीं आएगा। आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, समीक्षा प्रणाली, ये मनोवैज्ञानिक, लेकिन ये है उच्च स्तर की। उच्च स्तर भी बात करें कॉलेज स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, वहां पर। और ये कौन सा पूछ रहा है? उच्च प्राथमिक। अब मैं बता रही हूँ आप कैसे हटा सकते हो। मनोवैज्ञानिक कभी आंसर में नहीं होगा, जो आपके स्तर का नहीं है वो हट जाएगा। बिल्कुल हम जीत जाएंगे अगर हम कोशिश करेंगे तो। बचे 2 ऑप्शन, एक प्रश्नोत्तर और एक तुलना। ये दोनों ही उच्च प्राथमिक की हैं और ये दोनों मनोवैज्ञानिक है। प्रश्नोत्तर को सुकरात विधि भी कहते हैं, याद है ना? सुकरात प्रवर्तक है, तो सुकराती विधि और खंडान्वय विधि। इसमें आंसर होगा तुलना प्रणाली। मनोवैज्ञानिक में भी हम उसको पहले चुनेंगे जिसमें चिंतन मनन की शक्ति का क्या होगा? विकास। तुलना विधि में 2 कविताओं में तुलना करके हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आंसर तुलना प्रणाली। बेटा, कैसा लेवल आएगा पेपर का, क्या फर्क पड़ता है? आपको 0 से तैयारी करके 100% तक चलना है। दूसरी बात, अब पेपर हमने तो देखा नहीं है कि हम अभी बता दें। सरल हो टफ हो, आपको हर स्तर के लिए तैयार होना है। जैसे जिंदगी में बहुत इम्तिहान होते हैं ना, हम हर स्तर के लिए तैयार होते हैं, हार थोड़ी मानते हैं। वैसे आपका पेपर है, हर स्तर के लिए आपको तैयार रहना है, सरल आए तो भी और टफ आए तो भी। तो आपको ये ध्यान रखना है, 0 से 100% क्लियर करना है, तो अपने आप ही सही हो जाएगा।
हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली को आधार कौन सी विधि में बनाया गया? अर्थबोध विधि, अधूरी कहानी पूरी करो, आदर्श विधि, रसास्वादन विधि। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शुरू कीजिए। केटी चौधरी जी कैसी इमोजी भेज रहे हैं आप? बेटा रोने से तो कुछ होता नहीं है, आप इमोजी भेजें। हाँ, राह में खतरे भी बहुत है, लेकिन ठहरता कौन है? चलना तो पड़ेगा ना। आंसर आ रहे हैं दो मेरे पास, सी बता रहे हो, ए बता रहे हो, और बी भी आ गया। हे भगवान, कितने आंसर्स बता रहे हैं आप लोग, जबकि ये तो गलत होनी ही नहीं चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। ओके, चलिए आंसर पर बात करते हैं हम। यहाँ पे देखो, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली, यानी पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट स्पेंसर ने दी। आप ये ध्यान रखेंगे कौन सी विधि को आधार बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, आदर्श विधि। आदर्श विधि जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर की, जो उन्होंने 5 पद दिए उनको आधार बना कर दिया। और मैं वैसे बता दूं, उसमें भी ये किसको आधार बनाया गया है? स्मृति स्तर। तो आदर्श विधि स्मृति स्तर पर है। इसमें जो शिक्षक और छात्र हैं वो दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। तो आंसर कौन सा है इसका? से। दसवां प्रश्न आपका, हिंदी भाषा की विशेषता नहीं है। सोचकर आंसर देना। एक क्वेश्चन आ जाता है विशेषता से। हिंदी भाषा संयोगात्मक है, हिंदी भाषा परिवर्तनशील है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह अर्जित संपत्ति है। संपत्ति मैं सही लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा। ए और सी दो आंसर दे रहे हैं। ए सी डी ये आंसर आए। कुछ बच्चों ने बी भी बोल दिया, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। इसमें इतने आंसर कैसे? जो मुझे टफ से लगे आपके लिए उनके आंसर सही है। या ए सी डी ये आ रहे हैं। पूछा कौन सी विशेषता नहीं है हिंदी भाषा की। चलो मैं बात कर लेती हूँ। ये क्वेश्चन तो रेगुलर आया है। एस्टेट, यूपीटेट, सीटेट, आरटेट या रीट सभी में आ चुका। बिल्कुल अर्जित संपत्ति है, यानी माता पिता से हस्तांतरित नहीं है, पैतृक नहीं है कि हमने साइन किया और बच्चों को हस्तांतरित हो गई। कैसी संपत्ति है? अर्जित। आपको अर्जन करना पड़ेगा भाषा का। जब बच्चा जो है वो खुद पढ़ेगा, माता पिता उसकी सिर्फ क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। तो ये अर्जित संपत्ति है। सामाजिक प्रक्रिया, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे के सुख दुखों को बांटते हैं। तो कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक। तो ये भी सही है। हिंदी भाषा परिवर्तनशील है। अभी तक हिंदी भाषा एक रूपता में आई नहीं है, लगातार उसमें क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। तो हिंदी भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके अंतर्गत, हिंदी भाषा परिवर्तनशील कैसे? जैसे हम बात करें, अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं, पहले जैसे हिंदी के अंतर्गत ऐसे लिखते थे हम पंचम वर्ण को, अब उसकी जगह हम अनुस्वार लगा रहे हैं, श्याम सुंदर दास जी ने कहा, और रूप अलग अलग परिवर्तित होते हुए आ रहे हैं। हिंदी भाषा संयोगात्मक नहीं है। संयोगात्मक जो भाषा है वो है संस्कृत। हिंदी जो भाषा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा आ गया, हिंदी भाषा की विशेषता क्या है? तो हिंदी भाषा कैसी है? वियोगात्मक।
ये है हिंदी भाषा की विशेषता। वियोगात्मक भाषा जिस भाषा के रूप में लगातार परिवर्तन है, या हम ये कह सकते हैं कारक विभक्ति चिन्ह वगैरह के माध्यम से जो अपने रूप में परिवर्तन कर ले। जैसे मैं आपको कहूँ, संस्कृत में विभक्ति चिन्ह शब्दों के साथ होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में अलग है। राम ने रावण को मारा और रावण ने राम को मारा, शब्द वही है, सब चीजें वही हैं। एक में राम को पहले किया और एक में आपने रावण को पहले किया, पूरा अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ। तो बिल्कुल हिंदी जो भाषा है वो संयोगात्मक नहीं है, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा इसमें, ए। जादू की लालटेन कौन सी सहायक सामग्री है? जरा फटाफट आंसर आप बता दें। कौन सी सहायक सामग्री है जादू की लालटेन? हाँ, लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना है। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल सही आपका आंसर, जादू की लालटेन। दृश्य क्या है, सामग्री है, तो आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा के गुण और दोषों से अवगत कराना, भाषा को विकृत करना, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना, और ये सभी। आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, हाँ लगा देना प्लीज, क्योंकि मैं क्लासमेट में मुझे बड़ी परेशान हो गई है। क्या अच्छा, अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है। आप लोगों के आंसर आ चुके हैं बी और सी। चलिए बात करते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पहला भाषा के गुण और दोषों से अवगत कराना, ये तो है। भाषा को विकृत करना, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना, चारों कौशलों का विकास भी करना है। विकृत नहीं करते, हम भाषा को व्यवस्थित करते हैं इसके माध्यम से, तो आंसर होगा बे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। क्या उद्देश्य नहीं है? जल्दी से आंसर दे दे। उद्देश्य पूछा है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, ये गलत होने के चांस हो सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं आपके। ओ गुड, एक साथ ही दिए हैं आपने आंसर। डी बता रहे हैं आप लोग, गुड, बहुत शानदार। चित्रों का उद्देश्य पूछा है क्या है, तो पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाती है, ठीक है, ये भी है। शोभा बढ़ाते हैं, तो आकर्षक और शोभा वो तो सेम हो गया। चित्र देने का प्रचलन है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चीज हमारे सामने नहीं है, अमूर्त जो संकल्पना है, उसको समझने में हमें सहायता मिलती है चित्रों के माध्यम से। कोई भी प्रयोग वगैरह है जो हमारे सामने नहीं है, हम इसके माध्यम से उसे समझ पाते हैं। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? डी नंबर। अगला प्रश्न, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना,
सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। आंसर बता दो। इस बार आंसर बहुत अलग अलग आ रहे हैं, सोच समझ करके जवाब देंगे तो सही कर देंगे। विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का क्या उद्देश्य नहीं है? आंसर बहुत अलग अलग आए, लेकिन अब आंसर आ रहे हैं एक, मतलब सी और डी में अब थोड़ा सा रहा है, लेकिन शायद अब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं भाषा कक्षा के विभिन्न दृश्य श्रव्य जो साधन हम उपयोग करते हैं सहायक सामग्री का, उसका उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं है, ये पूछा गया। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाते हैं, ये तो सही है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का क्या रखा जाता है, ध्यान, बिल्कुल ये भी सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया रुचिकर बनती है, ये भी है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये इनका कहीं से भी लेना देना नहीं है, तो आंसर है डी। देखो अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। उद्देश्य पूछा है, क्या है? हाँ, क्वेश्चन है तो अच्छे, अपनी तरफ से कोशिश तो यही है, बस आप सभी तक पहुंचा दें। वीडियो शेयर कर दो, आप उसमें कंजूसी मत करो, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। दो आंसर आ रहे हैं, ए और डी। चलिए बात करते हैं, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? देखो, उपचारात्मक शिक्षण भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का निदान करना। आपको पता है उपचार किया जाता है, यानी समस्याओं को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, कठिनाइयों को दूर। तो बिल्कुल आंसर ये होगा। तो व्यस्त वाला और ये तो है ही नहीं, तो इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, ए नंबर। तो लगभग बच्चों का सही है। त्रुटियों की सूची तो निदानात्मक में बनेगी ना, उपचारात्मक में थोड़ी बनेगी। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है। इसका कारण है उसे बोलना नहीं आता, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती, औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। विकल्प 2 और 3 दोनों। बेटा अब और कितनी जल्दी करूं, कोशिश तो है। डी, सी, हाँ, कारणों का पता लगाएगा, कारण का पता लगाएगा तभी तो सूची बनाएगा कि बच्चा अगर अशुद्ध लिख रहा है तो क्या रीजन हो सकता है। निदान का शाब्दिक अर्थ होता है ना कारण का पता लगाना। तो आंसर आप दे रहे हैं डी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक आत्मविश्वास के साथ बोलने की उसमें योग्यता नहीं है, और दूसरी बात करें औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक क्या महसूस करती है, दबाव महसूस करती है। तो बिल्कुल ये दोनों इसके अंतर्गत है। ठीक है, आगे 17वां प्रश्न देखो। अब आप लोग, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि को भंडारकर विधि कहते हैं? व्यतिरेक विधि, व्याकरणवाद विधि, समवाय विधि और आगमन विधि।
ए और बी इसके अंतर्गत हैं। आप कह रहे हैं ए बी, यहाँ भी अलग अलग आप कैसे बता सकते हैं? अरे व्यतिरेक विधि नहीं है, व्यतिरिक तो तुलनात्मक रूप के अंतर्गत होता है, कठिन से वो सरल से कठिन के सिद्धांत पर कार्य करती है। व्याकरण अनुवाद विधि इसे कहते हैं भंडारकर विधि, क्योंकि इसके प्रवर्तक है गोपाल कृष्ण भंडारकर, इसलिए हम इसे कहते हैं भंडारकर विधि। मनोवैज्ञानिक क्या है? ये विधि है। बाकी तीनों विधियां कैसी हैं? मनोवैज्ञानिक है। व्याकरण शिक्षण की तो आंसर होगा ब। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? बताइए। सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना। यहां आंसर अलग अलग, ए बी सी। अरे ये तो आंसर इतने नहीं आने चाहिए भाई। आपको पता है अभी तो बताया था दो पार्ट होते हैं, एक ध्वनि पक्ष होता है और एक लिखित पक्ष होता है। एक ध्वनि और एक लिखित। ध्वनि के दो पार्ट होते हैं, एक जिससे बच्चा ग्रहण करेगा, एक जिससे बच्चा अभिव्यक्ति करेगा। अभिव्यक्ति वाला ही जो पार्ट है वो होता है अभिव्यक्त्यात्मक पक्ष। तो लिखित के भी तो दो ही पार्ट होगा, एक लिखित में बच्चा जिससे ग्रहण करेगा और एक बच्चा जिससे क्या करेगा? अभिव्यक्ति करेगा। ठीक। अगर हम यहाँ बात करें ध्वनि पक्ष में, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप ग्रहण कर रहे हैं सुन करके, और मैं बोल रही हूँ तो मैं अभिव्यक्ति कर रही हूँ, अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ आप तक बोल करके। आप इस डायग्राम को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप ग्रहण करेंगे इसको पढ़कर, तो पढ़ना, और अभिव्यक्ति में क्या आ जाएगा? लिखना। तो अगर हम लोग बात करें लिखना और बोलना, ये दोनों के दोनों, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ना और लिखना नहीं है, ये देखो बोलना और लिखना। इसका मतलब ये आंसर सही है क्योंकि इसमें ये पार्ट है। तो आंसर हुआ कौन सा? बी नंबर। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है यहां से। ठीक, आगे देखो। कविता शिक्षण की कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है? गीत विधि, रसास्वादन विधि, तुलना विधि, ये सभी। जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। हाँ, कुछ बच्चों का गलत था, लेकिन इतना सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी। CBDA। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। CD यहाँ आया है। कविता शिक्षण की कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है? देखिए, तुलना आई, ये तो उच्च प्राथमिक है इसलिए इसमें होगा नहीं। अब प्राथमिक 1 से 5 है, 1 से 5 में रसास्वादन भी है और गीत भी है। जब दोनों है और दोनों मनोवैज्ञानिक है, चुनना एक है, तो बच्चे को सबसे ज्यादा जो आनंद आता है वो कौन से में आता है? गीत विधि में। इसलिए इसका आंसर पहले क्या आएगा? गीत। गीत ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या कर देते? रसास्वादन। तो अगर दो मनोवैज्ञानिक विधि है तो जिसमें सबसे ज्यादा गुण होंगे वो नंबर 1 पर होगा। तो इसका आंसर क्या आया? ए, यानी गीत विधि। ठीक है, आगे देखो। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण है जो किसी विशेष अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करता है। यह कथन किस विद्वान का है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इबेल, गैरिसन,
फ्रीमैन सुपर, ये चीज है। नहीं पूछ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, पर ये भी अच्छा रहा कि अगर दोनों में से एक आएगा तो आपको पता चल गया। एक जो चुन्नी है वो गीत, वो तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक पूछता तो ये तो नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया उच्च प्राथमिक, पर इन दोनों में से भी एक चुननी होती है आपको, तो आप नंबर 1 पर किसको चुनते? गीत विधि को। बताना ये भी था, पर आंसर बिल्कुल कौन सा आएगा? से, क्योंकि ये कौन से स्तर के लिए है? उच्च प्राथमिक। तुलना विधि उच्च प्राथमिक बड़ी कक्षाओं के लिए क्या आती है? उपयोगी आती है। लेकिन मैंने बताया जैसे इन दोनों में से भी एक चुन्नी हो मनोवैज्ञानिक में, तो आंसर क्या करते फिर आप? गीत। यहाँ आंसर आएगा से। थैंक यू। ऐसे देखो, मैंने जैसे नहीं नहीं दिखा ना, वैसे आपके भी नहीं नहीं दिखेगा आपको, यही होता है। हाँ, फिर गीत को चुनते अगर एक चुनते तो। मुझे नहीं नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखेगा। बस थैंक यू। वैसे मुझे समझ में आने लग गया, पिछली बार जब शुरू किया था तब ये चीजें हो जाती थी। तो आपने जैसे ही कहा मेरे पास मैसेज आया एक बार देखना, नहीं 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 दिखा था बस मुझे, इसलिए मैंने देख लिया। आंसर इसमें आप दे रहे हैं ए बी सी। थैंक यू बेटा बताने के लिए। ए बी सी नहीं, वैसे आप इस चीज के लिए निश्चित हो जाइए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर कभी गलत हो भी गया तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी उसके अंतर्गत। आपको आंसर्स तो पता चल चुका है, मेरा टिक लग चुका है किस पर? फ्रीमैन पर। फ्रीमैन की ये क्या है? परिभाषा है। आगे देखिए, कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। अब यहां ध्यान रखिएगा, उद्बोधन का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है। उद्बोधन विधि में पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रतिकृति, अभिनय आदि साधन में काम लाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने पूरा ही उद्बोधन विधि आपके लिए ले ली है। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन कहलाता है। और ये सभी, कोई बात नहीं, नहीं तो इस परिभाषा में कोई ज्यादा दुखी होने की चीज नहीं होती। थ्योरिटिकल रूप नहीं होना चाहिए गलत। जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, बहुत क्वेश्चन आपको नहीं नहीं दिखता इसीलिए गड़बड़ हो जाते हैं। आप उत्तर दे रहे हैं इसके अंदर डी। वेरी गुड। हाँ, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत अच्छा। ये सभी यहाँ देखो, आखिर उद्बोधन है क्या? तो छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना क्या कहलाता है? उद्बोधन। यानी बच्चा सक्रिय रहेगा, मनोवैज्ञानिक विधि। उद्बोधन विधि में पढ़ाने के लिए हमें प्रत्यक्ष विधि में बच्चों के सामने जो चीज है बच्चा वैसा ही बोलता है। प्रतिकृति यानी कोई भी मॉडल वगैरह, और अभिनय आदि के साधन क्या लिए जाते हैं? काम। क्योंकि बच्चा बोलेगा तो उसके सामने वो चीज सामने होगी, तो प्रत्यक्ष है, प्रतिकृति है, अभिनय है, वो सब इसके अंतर्गत। और इसका उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करता है। अभिनय है, मॉडल है, तो ज्ञानेंद्रियां विकसित हो रही हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सारी की सारी चीजें। तो आंसर होगा ये सभी। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। आंसर उचित पूछा है, सही। सी और बी, दो उत्तर आप लोग बता रहे हैं।
देखिए, वैसे आप आंसर दे सकते थे, हम दोनों ही देख लेते कौन सा कथन उचित है। ये पूछा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, आपने एक तो ये दिया। नहीं, उचित बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार क्या होना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट वर्क हो जैसे वैसा हो। इसका पहले आंसर क्या आएगा, ब आएगा। आगे देखो, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता नहीं जगाएंगे। सोच करके आंसर देना है। क्या करेंगे भाई आप इसमें? बेटा अभी क्वेश्चन है, आप कहते हो मैराथन लेकर आओ, मैराथन लेकर आओ, तो क्वेश्चंस के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। बी जवाब दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, वेरी गुड। भाषा शिक्षक के रूप में हम क्या करेंगे, प्रश्नों के क्या पूछेंगे, उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग तो बनाएंगे ही नहीं, अनुभव और विचार बताने के लिए उत्सुकता जगाएंगे। यहाँ सोच सकते थे, लेकिन पहले जो है वो प्रश्नों के क्या पूछेंगे, उत्तर। जब अध्यापक क्रम के अनुसार छात्रों को चित्र प्रस्तुत करता है तथा उन्हें दिखाकर उनसे प्रश्न पूछता है, तो यह कहानी शिक्षण की कौन सी विधि में आती है, चित्र विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी। सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। वैसे जिन्होंने पढ़ा है वो सही है, लेकिन अब आंसर आप क्या देते हैं, सर घुमा दिया। अरे बेटा, ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं है। ठीक क्वेश्चंस है, लेट हो गए कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। बी, ए, डी। चलिए बात करते हैं। क्रम के अनुसार छात्रों को चित्र प्रस्तुत करता है और उन्हें दिखाकर उनसे क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो कौन सी है ये शिक्षण, प्रदर्शन। पहले प्रदर्शन, चित्र दिखाएगा, वैसे ही ये चित्र दिखा रहा है और फिर प्रस्तुत कर रहा है उसको, और क्रम के अनुसार उनसे उनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये और देखो, उनसे क्या पूछे जा रहे हैं, जुड़े हुए प्रश्न, जो आपने ध्यान नहीं दिया, कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ हो गए। वो प्रदर्शन है, चित्र दिखाकर उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछना। कौन सा कथन सत्य है, प्रवचन विधि को टीका विधि भी कहते हैं। यह लेखन अभिव्यक्ति शिक्षण की विधि है। इसमें शब्द की व्युत्पत्ति को समन्वित करके पढ़ाया जाता है, और ये सभी। पंद्रहवें में क्या आ गया, बच्चा कह रहा 15वां वापस। ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। सही तो है, निदान ही तो करोगे कठिनाइयों का उपचारात्मक में। आंसर है डी। ओके, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रवचन एक विधि होती है, इसको हम किस और नाम से भी जानते हैं, टीका विधि के नाम से, और इसके माध्यम से हम लेखन अभिव्यक्ति शिक्षण विधि का कार्य करते हैं, यानी लिख कर के बच्चों को जो यूज में आती है वो है। इसमें शब्द की व्युत्पत्ति को समन्वित करके पढ़ाया जाता है, यानी कोई शब्द का जो जन्म है, उपसर्ग है, प्रत्यय, वो कैसे हुआ ये बताया जाता है। तो लेखन अभिव्यक्ति का शिक्षण है, और हम इसे टीका विधि भी कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट सही है, तो आंसर होगा ये सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए हम हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो कहानी शिक्षण व कविता शिक्षण दोनों में उपयोगी है।
तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, ये ऑप्शंस है। जरा जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बेटा, उसमें कुछ गड़बड़ है, वो कर रहे हैं वहाँ पर। मैंने फ़ोन कर लिया कि वो लगा कर ही आया, थोड़ा सा उसमें करंट जा रहा है, दोबारा चेक करो। ठीक है, मैंने बोल दिया वापस। हो बहुत अलग अलग आंसर, डी ए सी बी, ऐसा कैसे हो रहा है? आप लोग तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं। चलो, शायद आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा हो। ये पूछ रहे कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो कहानी शिक्षण और कविता शिक्षण दोनों में उपयोगी है। अब बहुत बच्चे तो व्याख्या बता रहे हैं, लेकिन व्याख्या तो हट गई ना, क्योंकि ये तो अमनोवैज्ञानिक होती है, और उसने क्या पूछा है? मनोवैज्ञानिक। इसका मतलब ये तो गई। अर्थबोध विधि, तो अर्थबोध विधि भी अमनोवैज्ञानिक है, इसका मतलब ये भी चली गई। ये तो दोनों गई। उसने मनोवैज्ञानिक पूछा है। अब मनोवैज्ञानिक में दो हैं, एक तुलना, एक प्रश्नोत्तर। तो सुकराती विधि या प्रश्नोत्तर विधि कहानी शिक्षण में भी है और कविता शिक्षण में भी है। तो इसका आंसर आना चाहिए था बी, जो सबसे कम का आया। तुलना विधि कहानी के अंतर्गत नहीं होती, सिर्फ कविता के अंतर्गत होती है। अर्थबोध है मनोवैज्ञानिक है, व्याख्या है मनोवैज्ञानिक, वो पूछ रहा है मनोवैज्ञानिक से, वो वहां से हट गए। देखिए अगला प्रश्न, गद्य शिक्षण की आदर्श विधि कौन से स्तर पर आधारित है? आई होप ये गलत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ये प्रश्न आया था, मैंने बताया था आपको बिना कहे ही। उपचारात्मक के अंतर्गत छात्र की कठिनाइयों की जो समस्या है उसका समाधान करते हैं, निदान करते हैं। वो निदान होता है समस्या को दूर करना, वो निदान नहीं है समस्या के कारणों का पता लगाना। अनेकार्थी शब्द होता है निदान। ये जो भी बच्चा आप पूछ रहा है कौन सा है, ये जरूर निदान को देखते ही रेक्टिफिकेशन पर पहुंच गए होंगे आप। ए और सी और बी, बहुत ही आंसर। और अभी तो आपने पढ़ा है, मैंने ही आंसर दिया है आप लोगों को। मैंने बताया गद्य शिक्षण की आदर्श विधि कौन से स्तर पर आधारित है, तो कौन से स्तर पर आधारित है? स्मृति स्तर पर। स्मृति स्तर पर ये क्या है? आधारित है। देखिए जरा, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। अरे सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी, किस में, ये बता दो। प्रश्न तो देखो आप लोग कैसे कैसे पूछते हैं, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं विधियां। डेफिनेट है आप लोगों के क्वेश्चन आना है सहायक सामग्री से, पाठ्य पुस्तक से, मूल्यांकन से, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण से। याद रखें, एक व्याकरण शिक्षण, कविता शिक्षण। एक ही आंसर आपके आ रहा है ए। चलिए बात करें पाठ्य पुस्तक की भाषा के बारे में। ये प्रश्न है आप लोगों का, और मेरे हिसाब से लगभग बच्चों ने अपना आंसर सही दिया है। मुझे कोई डाउट है नहीं कि बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से क्या होनी चाहिए, मिलती जुलती, जिससे वो आसानी से उसे समझ सके। देखो अगला, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण न करना और वर्णों की पहचान।
डी आप आंसर दे रहे हैं, ए आंसर दे रहे हैं। चलिए बात करें, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बहुत बच्चे कह रहे विराम चिन्ह। अरे प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर विराम चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां तो बच्चा शुद्ध बोल सके, इसी पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। पढ़ने में प्रवाह, अर्थ निर्माण न करना और वर्णों की पहचान। तो सबसे पहले जो है पढ़ने की क्षमता का आकलन तब होगा जब उसे वर्णों की पहचान होगी। आपको पता है ना, इन वर्णों में उसे बहुत समस्या होती है, पता ही नहीं चलता कब छ बोल जाता है, कब झ बोल जाता है। तो वर्णों की पहचान वाला पार्ट होना चाहिए। जैसे आपके इंग्लिश में बी और डी में बहुत गड़बड़ होती है, वैसे ही वो चीज यहाँ पर आती है। तो आंसर है वर्णों की पहचान। ये सबसे बड़ी चीज है। वर्ण की पहचान करने लग जाएगा तो अपने आप ही सही बोलेगा। अब आंसर लगभग के सही आ रहे हैं, सोचते तो पर बाद में। देखो इसके अंतर्गत अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना और व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। मुख्य उद्देश्य पूछा है, जल्दी जल्दी उत्तर बता दो। आंसर तो ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, गलत आना भी नहीं चाहिए। लगभग बच्चे, मुझे जहां तक आइडिया था, सही पहुंचेंगे। कुछ बच्चे ही अलग गए हैं। मुख्य उद्देश्य एक ही तो होगा, भाषा का क्या देना, ज्ञान देना। जाहिर सी बात है, सारी चीज इसी के अंतर्गत निहित हो जाएंगी। तो आंसर ए आएगा। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? भाषा संसर्ग, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ये रीट में भी आ गया है, इससे जुड़ा प्रश्न। भाषा संसर्ग, आगमन, निगमन, पाठ्य पुस्तक, 4 ऑप्शन है। जल्दी से आंसर दे दो। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी, अब और इससे जल्दी क्या करूं भाई। ए बता रहे हैं आप, वेरी गुड। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? तो बिल्कुल भाषा संसर्ग विधि में। इसमें विषय विशेषज्ञों की जो पुस्तकें हैं वो छात्रों को दी जाती है पढ़ने के लिए। छात्र उन्हें पढ़ते हैं और स्वतः व्याकरण का क्या लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? भाषा संसर्ग विधि। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? हर्बट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम और मॉरिसन उपागम। ये तो सबका सही होगा, बिल्कुल 100% ही सही होना चाहिए ये सभी का। जल्दी जल्दी बता दो, कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं बस अब। ये तो रटा हुआ है अच्छे से, इसमें तो डबल आंसर मत दो। सभी ने बताया, फिर भी बी और सी और डी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप कुछ बच्चे एक ही सुर में आ चुके हैं आप लोग, बहुत अच्छा। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में नवीन उपागम जो दिया था वो कौन सा दिया था? मूल्यांकन। और मूल्यांकन से एक प्रश्न आपके आता ही आता है, जैसा मैंने आपसे कहा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा? बी नंबर आएगा। तो आंसर क्या है इसमें? बी। मौन पठन का लाभ है।
उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, संवर्धन यानी बढ़ोतरी, और एकाग्र चित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। अर्थबोध विधि के अंतर्गत शिक्षक आता है, छात्रों को बता करके चैप्टर पढ़ा करके चला जाता है। अर्थबोध में अर्थ मतलब समझा करके जाता है, बस मतलब समझाता क्या है, पढ़ाकर चला जाता है। बच्चे इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। बी सी आंसर आप लोग दे रहे हैं। बी सी ए, मौन पठन का लाभ। और ये क्वेश्चन आ चुका है टेट में, आज टेट के अंदर, रीट के अंदर आपके। उसके बाद आपके आंसर अलग क्यों हो रहे हैं नहीं पता। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। अरे मौन पठन चुपचाप पढ़ेगा, तो चुपचाप पढ़ेगा यानी बच्चे में स्वाध्याय की आदतों का क्या होगा, विकास। तो इसका आंसर बी। पर कुछ बच्चे अलग गए, क्यों गए वो तो आप ही जानते हैं भाई। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। पिछली ही बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन जो हमने लिया था परिभाषा का, फिर से एक बार ले लिया। हो सकता है पिछली बार रिपीट हुए क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। और इम्पोर्टेंट जो मुझे परिभाषाएं लगी वो मैंने आपके लिए सारी ली हैं। तो जरा जल्दी से उत्तर बता दो अब आप लोग। हाँ, ये आंसर आप सबका सही आया है, गुड। ये मुझे पता था, आप तो अच्छे से इसे रट लिया होगा ना। लेकिन इससे पहले वाला भी आया हुआ था, लेकिन उसे आपने नहीं पढ़ा ऐसे। फ्रॉबेल, ये नाम थोड़ा सा सही नहीं था, मैंने कर दिया है। फ्रॉबेल का है ये बिल्कुल परिभाषा जो है, तो इन्हीं का है। हाँ, लोग कर दिया फ्रॉबेल को। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एम रस्क को। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज। और कल आपका रीट के अंतर्गत जो मॉडल टेस्ट पेपर है अपना, वो मॉडल टेस्ट पेपर होगा, आपको पता है। तो बिल्कुल 7 बजे मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे हम, पूरे जो आपके जैसे आता है उसी आधार पर। तो 7 बजे आ जाना सारे। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देने लग गए, लगता है अब तो फ्लो में आ गए आप लोग। बी लगभग बता रहे हैं, बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं तो हमने भी जवाब दे दिया। ठीक है भाई, आप सही हैं। कौन गलत कर सकता है फिर आप लोगों को, आपने बता दिया तो। हेनरी कोल्डवेल कुक हैं जिन्होंने खेल विधि को प्रचलित किया। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? अव्याकृति प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली और निगमन प्रणाली। आया हुआ प्रश्न जी, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे मेथड में, बिल्कुल बता दूंगी। ये भी कल एक वीडियो बना करके बताते हैं आप लोगों को। कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। वैसे एक बात तो है, लाइक और व्यूज, लगभग व्यूज वाला जो पार्ट है सेम सा चल रहा है, थोड़े से लाइक्स कम है बस। कमाल है, आजकल डिसलाइक नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बात है। थैंक यू, मतलब वैसे आलोचना कर जाते हैं, हो सकता है, बट डिसलाइक नहीं कर रहे हैं। बी सी, ओके। सी सी, यहाँ इतना कैसे सोच रहे हैं आप लोग, ये तो आप बता सकते थे जी।
विकृत रूप को सुग्गा प्रणाली, सुग्गा मतलब बच्चा तोते की तरह, सुग्गा तोते को बोलते हैं, तोते की तरह व्याकरण के नियमों को रट लेता है, तो पाठ्य पुस्तक को ही हम सुग्गा प्रणाली या तोता रटंत प्रणाली कहते हैं। तो आंसर ये है अव्याकृति विधि। तो किसका ही नाम है? भाषा संसर्ग का। ये भाषा संसर्ग का ही दूसरा नाम है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेष्ट विधि और परोक्ष विधि। उत्तर आना चाहिए, ये सीटेट में आया हुआ है, से मैंने आपसे पूछ लिया। वैसे आंसर आप सभी का क्लियर होगा। हाँ, क्या बात है, लाइक्स ज्यादा हो रहे हैं तो भी उससे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बी सी डी, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो मातृभाषा गौण करके और फिर उसे पढ़ाया जाता है। तो आंसर था प्रत्यक्ष, क्योंकि नवीन भाषा का ज्ञान है तो उसको गौण करके और इस पर क्या दिया जाता है? बल। थैंक यू। तो जो लाइक्स नहीं किए हुए थे वो आप थोड़े से जागे हैं कि चलो लाइक तो कर देते हैं, तो संख्या बढ़ गई है करंट व्यूअर्स से। सब पढ़े सब बढ़े का नारा किस में दिया गया? साक्षर भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, भारत साक्षर अभियान और ये सभी। लगता है आप लोग अभी फ्री होते हैं 8 बजे के बाद। हाँ, तभी आप लोग इतने ज्यादा आए हैं। 7 बजे सभी खाना वगैरह बनाने में लगे रहते हैं। हाँ, लाइक बढ़ गए हैं, बिल्कुल मैंने मान लिया इस बात को। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक्स 5000। जी, अभी आप बता चुके हैं आंसर। और डी, सब पढ़े और सब बढ़े, ये सभी नहीं है, डी नहीं आएगा आंसर जो भी आप लोग दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये नारा दिया गया था कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, और आप सब पढ़ें और नौकरी लगें, ये आपका हो गया है नारा। चलिए आगे की बात करते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। ये आपके ऑप्शंस हैं, जरा जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। आवाज अच्छी लगती है, धन्यवाद। और इनकेस किसी क्वेश्चंस में डाउट आपको लगे तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, मैं एक बार चेक करके बिल्कुल आंसर पिन कर दूंगी। वैसे एक तो आपने सही करवा दिया, मेरे ही पढ़ने में गलती हो गई थी। आप आंसर दे रहे हैं ए और सी और बी। लास्ट क्वेश्चंस के तरफ जाते हुए वैसे आंसर लगभग के सही आ रहे हैं। यहाँ आकर के थोड़ा सा आपको गड़बड़ देखा है ए और सी के अंदर। यहाँ 2 उत्तर आ रहे हैं आपके। ये पूछा है शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो गद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण। बच्चों, हमारी 2 विधाएं होती हैं। हम कहें एक गद्य विधा, एक पद्य विधा। पद्य में कविता होती है, उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, व्याकरण, ये सब गद्य विधाएं पाठ के अंतर्गत होती हैं। इसका मतलब गद्य के अंतर्गत कहानी वगैरह सब पाठ आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होता? गद्य शिक्षण। तो इसका आंसर है गद्य शिक्षण। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये अपने क्लियर हो गए हैं 5000, वहाँ भी हो गए हैं 5300 लाइक हो गए। थैंक यू थैंक यू।
आप लोगों ने जो इतना साथ दिया आज की मैराथन के अंतर्गत। कल वापस से अपना पेपर होगा, मैं आपको बता देती हूँ, शाम को 7 बजे अपना, तो वहाँ हम वापस से मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखना। शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक, राम राम सा। और वीडियो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।